नमस्कार दोस्तों, मैं तुतिका आपके अपने चैनल साहित्य के पंचरत्न में आप सभी का एक बार फिर से पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं मैलाचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास, उसकी समीक्षा। उपन्यास की समीक्षा हम लोग देखेंगे बहुत ही कम शब्दों में। चलिए देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का है रचना। कौन सा उपन्यास? मैलाचल। हमारे नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और यहाँ से एक प्रश्न बनना निश्चित है। यह उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान लगाकर इसे सुनिए। मैलाचल उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इनका जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी में औराही हिंगना नामक गांव, जिला पूर्णिया, बिहार में हुआ था। 1942 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम में इन्होंने एक प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई थी। इनके साहित्य में दमन और शोषण का विरोध नजर आता है। 11 अप्रैल 1977 ईस्वी में इनका निधन हुआ। यह हो गया लेखक परिचय थोड़ा सा। मैलाचल की रचना के पश्चात इन्हें विशेष प्रसिद्धि मिली। रामचंद्र तिवारी के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यासकार माना जा सकता है। इनका पहला उपन्यास मैलाचल इनकी ख्याति का आधार बन गया है। मैलाचल उपन्यास को पहला आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु ने उपन्यास की भूमिका में लिखा है कि, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, यहाँ ध्यान देने की बात है। यह है मैलाचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक है पूर्णिया। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। इसके एक ओर नेपाल है, दूसरी ओर पाकिस्तान। मैलाचल कहाँ पर है? पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। ये मैलाचल में जो वर्णित है, तो इसके एक और क्या है? एक जिला है बिहार राज्य का पूर्णिया क्या है? एक जिला है। इसके एक और नेपाल है और दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल। दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल। विभिन्न यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि पूर्णिया मैलाचल में कौन सा गांव का वर्णन है? तो पूर्णिया जिले का, और इस जिले के आगे पीछे क्या है, तो ध्यान रखिए। विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बनावट मुकम्मल हो जाती है। जब हम दक्षिण में संथाल परगना और पश्चिम में मिथिला की सीमा रेखाएं खींच देते हैं। मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया है। हिंदी में फणीश्वर नाथ रेणु को प्रथम आंचलिक उपन्यासकार एवं उनके उपन्यास मैलाचल को प्रथम आंचलिक उपन्यास के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। भले कह दिया है, लेकिन फणीश्वर नाथ रेणु को पहला उपन्यासकार माना ही जाता है और इनके उपन्यास मैलाचल को पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। आगे है पात्र परिचय। पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनिए क्योंकि परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद गांव में कायस्थ टोली के मुखिया, राजा पारबंगा के तहसीलदार, अवसरवादी किसानों की जमीन हड़पने की प्रवृत्ति। ठाकुर रामकृपाल सिंह गांव में राजपूत टोली के मुखिया, खिलावन सिंह यादव गांव में यादव टोली के मुखिया, जोथकी जी ब्राह्मण टोली के प्रमुख। सुमिरत दास बेतार तहसीलदार का बाबू चाटुकार है। लक्ष्मी या लक्ष्मी महंत साहेब सेवादास की दासी, बालदेव की पत्नी। बालदेव सिंह जी कांग्रेस के कार्यकर्ता, गांधी जी और अहिंसा के समर्थक।
कालीचरण सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट या मार्क्सवादी पार्टी का कार्यकर्ता। गांव में विद्रोह एवं जागृति हेतु हिंसक मार्ग का समर्थक। डॉक्टर प्रशांत गांव के मलेरिया अस्पताल का डॉक्टर। कमली विश्वनाथ प्रसाद की बेटी है। बामन दास या बौन दास कट्टर कांग्रेसी कार्यकर्ता, बालदेव के मित्र। प्यारू प्यारू कौन है? डॉक्टर प्रशांत का नौकर है। आगे है भंडारी, महंत सेवादास के मठ का व्यवस्थापक है। ममता डॉक्टर प्रशांत की मित्र है। इसी को जो है प्रशांत हमेशा ये जब गाँव आता है तो इसको यहाँ का के बारे में जानकारी देता रहता है। इसको ममता को। इनके अतिरिक्त फुलिया खलासी जी चरित्र कर्मकार, पार्वती की माँ मौसी, रामदास सहदेव मिसर आदि महत्वपूर्ण पात्र है। पिछली बार सहदेव मिसर को पूछा जा चुका है। तो सभी पात्र यहाँ के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कथानक की मूल संवेदना है। संपूर्ण उपन्यास 2 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में 44 और द्वितीय खंड में 23 भाग हैं। ये महिलाचल उपन्यास कितने भागों में विभक्त है? 2 खंडों में। प्रथम खंड में 44 खंड हैं और द्वितीय खंड में प्रथम खंड में 44 भाग हैं और द्वितीय खंड में 23 भाग हैं। प्रथम खंड को देश की स्वतंत्रता की पूर्व की एवं द्वितीय खंड को स्वतंत्रता प्राप्ति की परिस्थितियों के रूप में देखा जा सकता है। उपन्यास में बिहार के पूर्णिया जिले के गांव मेरीगंज की कथा है। गांव को यह नाम मार्टिन नामक अंग्रेज द्वारा प्रदान किया गया था। गांव का नाम किसके नाम पर किया गया था? मार्टिन नामक अंग्रेज द्वारा जो गांव का नाम प्रदान किया गया था, जिसकी पत्नी का नाम मेरी था। मार्टिन ने अपनी पत्नी के नाम पर इस गांव का नाम रखा था। गांव में राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, यादव आदि जातियों के बीच मतभेद रहते हैं। यह जातियां भी भीतर से पोलिया टोली, तंत्रिमा छत्री टोली, यदुवंशी छत्री टोली, गहलोत छत्री टोली, कुर्म छत्री टोली, अमात्य ब्राह्मण टोली, धनुकधारी छत्री टोली, कुशवाहा छत्री टोली, रैदास टोली जैसी अनेक टोलियों में विभाजित है। संथाल जाति का अपना अलग वर्ग है। गांव में मलेरिया का अस्पताल खुलता है, जिसमें डॉक्टर प्रशांत स्वयं अपनी इच्छा से गांव वालों की सेवा के लिए आता है। गांव में महंत साहेब सेवादास का मठ है, जिसमें लक्ष्मी उनकी दासी और रामदास उनका सेवक हैं। महंत साहेब अस्पताल खुलने पर गांव भोज देते हैं, लेकिन जातिगत विषमताओं के कारण सभी लोग एक साथ नहीं बैठ पाते हैं। गांव के तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद सिंह हैं। वे बाहर से गांव वालों के हिमायती बनते हैं, लेकिन भीतर से जो क्या करते हैं, किसानों की ज़मीन हड़प कर अपनी जागीर फैलाने की मंशा रखते हैं। जोथकी जी गांव के कर्मकांडी ब्राह्मण हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि गांव में मंगल होगा। बालदेव सुराज का स्वप्न लिए हुए कांग्रेस का कार्यकर्ता बनता है। वह महात्मा गांधी का भक्त है। महिलाचल में महात्मा गांधी का भक्त कौन है? बालदेव। मठ की लक्ष्मी बालदेव के प्रति आकर्षित है। कालीचरण पहले बालदेव का छेला हुआ करता था, लेकिन बाद में वह कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता बन जाता है तथा गांव के दलित वर्ग के लोगों व किसानों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करने का कार्य करता है। उसका मार्ग हिंसक है, जबकि बालदेव का अहिंसक। बालदेव कालीचरण की कार्यशैली का विरोध करता है। गांव के ठाकुर रामकृपाल सिंह हैं, लेकिन उनका इतना प्रभाव नहीं। कृपाल सिंह का जो प्रभाव इतना नहीं है जितना किनका है? कमली के पिताजी विश्वनाथ प्रसाद सिंह का।
गांव में रामकृष्ण पाल सिंह का जो उतना नाम नहीं है। राजपूत शिव शक्कर सिंह राजपूत शिव शक्कर सिंह का बेटा हरगौरी। राजपूत शिव शक्कर सिंह का बेटा कौन है? हरगौरी विश्वनाथ प्रसाद के बाद गांव का नया तहसीलदार बनता है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि विश्वनाथ प्रसाद के बाद कौन नया तहसीलदार बनता है? तो कौन है? हरगौरी। वह स्वभाव से उग्र है। गांव में संथाली आदिवासियों की जमीन हड़पने के प्रयत्न में वह उनके तीरों से मारा जाता है। अस्पताल के डॉक्टर प्रशांत को तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की बेटी कमला कमली से प्रेम हो जाता है। डॉक्टर प्रशांत पूर्ण समर्पण भाव से गांव के लिए कार्य करता है। वह मलेरिया और काला बुखार को ठीक करने की दवाई तैयार करता है। कौन दवाई तैयार करता है? प्रशांत। गांव वाले उससे प्रसन्न हैं। गांव में विविध मसलों को सुलझाने के लिए बैठने वाली पंचायतों में छोटी जाति वाले लोगों को भी सहभागी बनाने के लिए कालीचरण अपना पक्ष रखता है। विरोध के बावजूद कुछ उच्च जाति वाले लोग उसका समर्थन करते हैं। बालदेव और बावनदास कट्टर कांग्रेसी कार्यकर्ता है और बालदेव का मित्र है। मिलकर गांव में चरखा सेंटर की स्थापना करते हैं। कौन कौन मिलकर चरखा सेंटर की स्थापना करते हैं? बालदेव और बावनदास। बावनदास गांधी जी की भक्त हैं। समय के साथ गांव में कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियां तेज होने लगती है। गांव के लोग भी उसी की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। कांग्रेस के भीतर स्वार्थी लोग अपना प्रभाव जमा लेते हैं। परिणाम स्वरूप बालदेव और बावनदास का वहां से मोहभंग हो जाता है। बावनदास बालदेव से कहता है कि भारत माता रो रही है, जार जार हो रही है। उन्हें स्वराज का सपना झूठा प्रतीत होने लगता है। डॉक्टर प्रशांत को साजिश कर झूठा साम्यवादी बताकर जेल भिजवा दिया जाता है। कमली डॉक्टर प्रशांत से गर्भवती हो जाती है। इसी बीच देश को आज़ादी मिलती है। आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। समय के साथ सोशलिस्ट पार्टी में भी स्वार्थी लोग घर कर जाते हैं। कालीचरण का भी वहां से मोहभंग हो जाता है। पूर्व साम्यवादी कार्यकर्ता और डकैत चलितर कर्मकार से संबंध जोड़कर कालीचरण को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन वह जेल से फरार हो जाता है। इसी बीच महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है। बालदेव अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। बावनदास जीवन से निराश हो जाता है। उन दोनों को लगता है जैसे उनके साथ नियति ने छल किया है। देश का विभाजन हो जाता है। सीमा पर कुछ दलालों के कालाबाजारी के सामान की गाड़ियां रुकवाने के प्रयत्न में बावनदास की हत्या कर दी जाती है। लक्ष्मी और बालदेव साथ साथ रहना शुरू कर देते हैं। अंत में डॉक्टर प्रशांत जेल से छूट जाता है। वह अपनी मित्र ममता के साथ मेरीगंज पहुंचता है तथा कमली और अपने बच्चों को स्वीकार करता है। उपन्यास की मूल संवेदना के रूप में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों तथा भारतीय ग्रामीण अंचल पर उसके प्रभाव को लिया जा सकता है। गांव में जाति के विषम समीकरण होना तथा गांव के जमींदारों व संपन्न वर्ग द्वारा गरीब किसानों का शोषण करना भी उपन्यास की मूल संवेदना है। उपन्यास में आज़ादी प्राप्ति के प्रयत्नों, जागरूकता अभियानों में सच्चे पार्टी कार्यकर्ताओं का चित्रण हुआ है। इन कार्यकर्ताओं को बाद में केवल निराशा ही हाथ लगी। बावनदास की हत्या स्वराज के स्वप्न की हत्या है। भारत में पहले आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुए। भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1952 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ। इस बीच के संक्रमणकालीन समय को व्यंग्यात्मक तरीके से चित्रित करते हुए लेखक ने यह दर्शाया है कि किस प्रकार आज़ादी झूठी साबित हुई। सच्चे व्यक्ति का व्यवस्था के प्रारंभ होते ही व्यवस्था से मोहभंग हो गया। सभी राजनीतिक दल स्वार्थी लोगों से भर गए और वे लोग नगण्य हो गए जिन्होंने पार्टी के आदर्शों को स्थापित करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। अपने कथानक के घटनाक्रम में उपन्यास सधा हुआ है। अनेक कथाओं के समानांतर चलने के बावजूद भी संपूर्ण कथा का निर्वहन
व्यवस्थित रूप से हुआ है। उपन्यास की भाषा पर मैथिली का प्रभाव है। पूछा जा सकता है कि मेला आंचल उपन्यास पर कौन सी भाषा का प्रभाव है, तो इसका है मैथिली का प्रभाव है। गांव में लोगों द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों पर्वों जैसे होली, सिरवा पर्व, बधना पर्व, जाट जट्टिन पर्व इत्यादि अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों में आंचलिक भाषा है। कहीं कहीं पर बंगला भाषा के उद्धरण भी दिए गए हैं। ग्रामीण अंचल में प्रयुक्त होने वाली देशज भाषा के उदाहरण गिरफ्फ, गिरफ्तार, खद्दड़, खादी, जय हिंद, मिस्त्री, मिस्त्री, कनिया, दुल्हन, बेंग, मेढक, स्वार्थ, स्वार्थ, विनय, विनय, दोखी, दोषी, मोमेंट, मूमेंट, बोरमी, अंगीठी आदि। उपन्यास में तजवीज, बंदोबस्त, मिजाज, तरफदार जैसे उर्दू शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। संपूर्ण भाषा में शब्दों का अपभ्रंश रूप है जो कि ग्रामीण अंचल की भाषा के अनुरूप है। लोकगीतों में वाद्य यंत्रों की आवाज़ों को भी शब्द रूप में सुंदरता के साथ लिखा गया है। डिम डिमिक टिमिक, रुन झुनुक झुनुक, ढाक ढिन्ना, चटाक चटधा, गिड़धा गिड़धा आदि। इनमें ढोल और खंजड़ी का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है। तो पूछा जा सकता है कि मेला आंचल उपन्यास में किसका प्रयोग हुआ है? ढोल और खंजड़ी का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। यहाँ पर मेला आंचल उपन्यास समाप्त होता है दोस्तों। इसकी समीक्षा बहुत ही कम रूपों में मैंने बताई है और अभी परीक्षा की दृष्टि से ये समीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आप लोग ध्यान से उपन्यास को सुन लीजिए, देख लीजिए, पात्रों को अच्छे से समझ लीजिए, कहाँ पर कौन सा पात्र आया है, कौन किस तरह का अपना पात्र निभाता है अपना। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों। आपको मैं मिलती हूँ उपन्यास की अगली कड़ी में। धन्यवाद दोस्तों।